बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सैल्यूट सर। Right, and let's go across to Mr. Yogesh Chile of the Maharashtra Navnirman Sena. Yogesh Chile साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, आवाज नहीं आ रही। योगेश जी जरा कुछ बोलें। सर नमस्कार। वंडरफुल, वी कैन हियर यू सर। सो योगेश चिले साहब, जो राज ठाकरे साहब ने कहा तकरीबन सच होता हुआ दिख रहा है। राज ठाकरे साहब ने मराठा आरक्षण में जालना में वो जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद वो वहां पर गए, उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये जो सत्ताधारी हैं आपको शायद बेवकूफ बनाएंगे, आप बेवकूफ मत बनिए। तो जूस का गिलास पिला करके आपको क्या लगता है कि शिंदे साहब असल में वादा निभाएंगे? कैसे निभा सकते हैं? मतलब मेरी समझ के जरा बाहर है, आपको शायद समझ आ रहा होगा। योगेश चिले साहब। सर पहली बात तो ये है कि आरक्षण के लिए लड़ रहे सभी मराठा बंधु जो है उनके साथ में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, लेकिन हम हमारे साहब उनको जो भी सामने सिचुएशन है वो वैसे के वैसे उनके सामने रख रहे। हमने कभी, हमारे साहब ने कभी कोर्टों के लिए उन्हें झूठे आश्वासन नहीं दिए। अभी अगर महाराष्ट्र में सभी पार्टियां, फिर वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, सभी अगर आरक्षण के बाजू में, आरक्षण के साथ खड़े हैं, तो महाराष्ट्र में मराठा बंधुओं को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है? यही बात हर साल माननीय राज साहब लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों का हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपको सालों से लोग झूठे आश्वासन देते रहे हैं और आप उन पे भरोसा रखते जा रहे हैं। आज भी मनोज जेडांगे जो है, जिन्होंने ये अनशन किया था, उनकी जान बचना बेहद जरूरी था। इसलिए अगर उन्होंने जूस का ग्लास लिया है तो भी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हमें मालूम है शिंदे सरकार ये आश्वासन कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बंधु मनोज जेडांगे की जान बचना बेहद जरूरी था। तो आज उन्होंने मुख्यमंत्री के हाथ से जो जूस का गिलास लिया है वो बेहद ही अच्छा किया है, उनकी जान बचना ज्यादा जरूरी था। दुरुस्त बात है, लेकिन यहाँ पर योगेश चिले साहब, हम लोगों ने हमेशा ये देखा है कि जब से ये नई सरकार बनी है और उसके बाद जब अजीत दादा पवार साहब आए हैं सरकार में, तो एकनाथ शिंदे साहब कहीं कभी अकेले नहीं जाते। ज़्यादातर देवेंद्र फडणवीस जी उनके साथ होते हैं या अजीत दादा पवार साहब में होते हैं, ज़्यादातर फडणवीस साहब होते हैं। यहाँ पर पहली बार देखा है कि अकेले गए हैं और ना फडणवीस साहब हैं ना अजीत दादा पवार हैं। इसके पीछे क्या हो सकता है? क्या ये कहानी क्या है? कुछ आपको मालूम पड़ा है योगेश चिले साहब? सर इसके पहले जब फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि मराठा आरक्षण जरूर मिलेगा। उन्होंने उस तरीके का रेजुलेशन भी निकाला था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में वो टिक नहीं पाए जी, क्योंकि उसमें बड़ी उसमें कमियां थी, जो कमियां आज की सरकार भी पूरी नहीं कर सकती। ये हर वो जो तमिलनाडु का एग्जांपल देते हैं वो एग्जांपल महाराष्ट्र में लागू नहीं हो सकता। ये महाराष्ट्र के सभी पार्टियों के बड़े पॉलिटिशियन को मालूम है, फिर भी उनको लोगों को गुमराह कर रहे। इसी मराठा आरक्षण के लिए माननीय अशोक चव्हाण जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी। अशोक चव्हाण जी खुद मराठा है, उनको मालूम है कोई भी आप तमिलनाडु का या किसी और स्टेट का कितना भी एग्जांपल दे दो, वो एग्जांपल्स महाराष्ट्र में लागू नहीं होते। अगर महाराष्ट्र में आपको आरक्षण देना है तो केंद्र में बैठी सरकार को पहले तो उनका रेजोल्यूशन चेंज करना पड़ेगा, जो अभी तक केंद्र सरकार ने किया नहीं है। अगर केंद्र सरकार अपना रेजोल्यूशन चेंज नहीं करती तो आप महाराष्ट्र में मराठा समाज को आरक्षण नहीं दे सकते। अभी ये जो सब बात कर रहे हैं ना कि ओबीसी समाज का जो आरक्षण है 27%, उसमें से कुछ हिस्सा मराठा समाज को दिया जाए तो ये प्रॉब्लम मिट सकता है। हम बोलते हैं ये प्रॉब्लम तब भी नहीं मिटेगा, क्योंकि अभी ओबीसी समाज के जितने बड़े नेता है वो सभी रास्ते पे उतरेंगे कि हमारे 27% आरक्षण में मराठियों को स्थान नहीं दिया जाए, उनको अलग से आरक्षण दिया जाए, जो पॉसिबल नहीं है सब। तो महाराष्ट्र में ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली। योगेश चिले साहब, एक दूसरी बात है कि जहां एकनाथ शिंदे जी ने खत्म नहीं किया, नारायण राणे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए। नारायण राणे साहब ने कहा कि सभी मराठा कुंभी नहीं है,
तो आप पूरे मराठा को कुणबी समझ के आप सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते। तो एक ही सरकार के अलग अलग, तो ये वापस वो मतभेद, जैसे आपने कहा फिर ओबीसी के सब नेता एकत्रित हो गए, कोई जल समाधि पे आया है, कोई आंदोलन पे उतरा है, और किसी ने अनाउंस किया कि असेंबली का मंत्रालय का घेराव करेंगे अगले आने वाले महीने में। तो ये पूरे वापस क्या सरकार में ही कोई तालमेल नहीं है? बिकॉज राणे कुछ और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, उससे पहले शिंदे साहब बोले 1 महीने के अंदर समाधान तरीके से कुछ ना कुछ होगा, जरंगे पाटिल बोलते हैं हम 10 दिन और दिए। तो ये सब क्या चल रहा है? जैसे सरकार के अंदर ही कोई स्टेबल ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ही नहीं किया। कैसे देखते हो आप योगेश चिले जी? सर पहली बात तो हमें आरक्षण समझना चाहिए, मराठा समाज को आरक्षण क्यों चाहिए, उसकी 2 रीजन है। पहली बात तो सरकारी नौकरी के लिए आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि उन्हें कहीं पे नौकरियां नहीं मिल रही। दूसरी बात है कि एजुकेशन में आरक्षण चाहिए। अभी जहां पे महाराष्ट्र में दिन ब दिन सरकारी नौकरियां ही कम हो रही है, वहां पे आपको अगर आरक्षण मिलता भी है तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी का? जहां पे भी अभी परमानेंट वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहां पे सरकार की ये पॉलिसी बन रही है कि परमानेंट वर्कर कम किए जाए और कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाए। वहां पे अगर आपको आरक्षण भी मिलता है तब भी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। दूसरी चीज है, एजुकेशन में आपको आरक्षण चाहिए तो 90 महाराष्ट्र में 90 से ज्यादा परसेंटेज कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस ये पावरफुल मराठा नेताओं के। अगर सरकार आपको आरक्षण नहीं दे सकती तो आपके नेता जो है मराठा समाज के, वो तो आपको आप उनके कॉलेज में आरक्षण दे सकते, लेकिन वो भी इनको आरक्षण नहीं देते, क्योंकि इनके जो कॉलेजेस है या स्कूल है ये इनका धंधा है और इनको अपने धंधे में अपने मराठा बंधुओं को भी स्थान नहीं देना है। तो मराठाओं को अगर आरक्षण चाहिए, स्कूल में आरक्षण चाहिए, कॉलेजेस में आरक्षण चाहिए, उसके लिए आप जरूर झगड़ा करो, लेकिन जो सरकारी नौकरी के लिए आप आरक्षण मांग रहे हैं वो मिलने के बाद भी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली। हम लोगों का जो गुस्सा है वो सहकर भी लोगों को ये फैक्ट बताते, हमें उनके वोट की चिंता नहीं है, हमें किसी को झूठ बोल के वोट नहीं चाहिए। इसलिए जो भी महाराष्ट्र की सिचुएशन है वो हमारी पार्टी और हमारे साहब लोगों को बार बार हम लगातार बताते हैं, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आता महाराष्ट्र में सब, तो हम क्या कर सकते हैं अभी। लेकिन ये बात जो आपने कही है ये बड़ी जबरदस्त बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है प्रदीप जी, सुनने वाली बात है। ये योगेश चिले साहब पहले हैं जिन्होंने आकर के यहाँ पर ये बात बोली है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि साहब जितनी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं महाराष्ट्र में 90% से ज्यादा मराठा ओन्ड है, 90% से ज्यादा है, और वहां पर वो अलग से मराठा कोटा देने को तैयार नहीं है। आज तक कभी किसी ने पूछा नहीं उनसे जाकर के कि भाई ये क्या है? सर योगेश चिले साहब। सर मैंने आपको कहा ना अभी, अगर किसी को आरक्षण देना है, चलो ठीक है, आपका कॉलेज है, स्कूल है, आपको पैसे कमाने हैं इसलिए आपको आरक्षण नहीं देना है, सभी पार्टियां मराठा आरक्षण के बाजू में खड़े, तो आप एक करो ना, जो भी आरक्षण क्यों चाहिए, मुझको गरीबी जो भी इंसान है उसको अच्छी उपलब्धि हो, उसको ऑप्शंस अच्छे मिले, इसलिए आरक्षण चाहिए। तो जो गरीब है उसको आप आरक्षण दे दो, फिर वो ब्राह्मण हो, वो बनिया हो, वो मराठा हो या वो दलित हो, उसके कास्ट पे आप उसको आरक्षण मत दीजिए। आरक्षण अगर देना है आर्थिक निकषों पे आरक्षण दीजिए, तो ही इस देश के सबसे गरीब आदमी तक आरक्षण पहुंचेगा। आज आपने देखा है सर, जिनको आरक्षण, जिस समाज को आरक्षण है, कुछ कुछ लोग तो उस समाज में ऐसे हैं जिनके 3-3 पुश्तों ने आरक्षण लिया है, आज उनके बेटे बड़े बड़े अफसर बने हैं, फिर भी वो समाज के लोग भी अपने दलित बांधवों के लिए, अपने बाजू के गरीब आदमी के लिए आरक्षण नहीं छोड़ रहे। आरक्षण का ये कीड़ा जब तक मारा नहीं जाएगा इस देश में, तब तक ये देश में जो अच्छे टैलेंटेड लड़के हैं वो कभी आगे नहीं आ सकते। तो हमारे साहब का भी मानना यही है कि अगर इस देश में आरक्षण देना है तो वो आर्थिक निकषों पे ही देना चाहिए। जो भी इस देश का गरीब है, वो किसी भी जात का हो, किसी भी पद का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके उसका जो आर्थिक स्तर है उसको देख के उसे आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि उसकी कास्ट देख के आरक्षण देना चाहिए। But I think there is a category like that, isn't it? Economically weaker sections, EWS कैटेगरी है, लेकिन वो EWS कैटेगरी में ज़्यादातर कुछ इम्प्लीमेंट होता नहीं है, बिकॉज द पॉइंट इज इवन द रिजर्व सीट्स
जो अभी अभी आपने बात करी ना, ओबीसी की रिजर्व सीट जो है, शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व सीट है, वो कैरी ओवर इतनी हो जाती हैं कि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 100% से ज़्यादा है, तो जनरल कैटेगरी की कोई सीट बचती नहीं है। सो दिस इज अ टेरिबल प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो शिंदे साहब ने आज वादा किया है, क्या वो अपना वादा निभा पाएंगे सर? सर, कल जब शिंदे साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय फडणवीस साहब भी बैठे थे और माननीय अजित दादा पवार भी बैठे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जाते वक्त शिंदे साहब को मालूम नहीं था उनका माइक चालू है और वो माइक शुरू है मालूम नहीं था, इसलिए वो बोल रहे कि हमें क्या सिर्फ बात करनी है और निकल जाना है। ये बात लोगों ने सुनी है, तो आप मुख्यमंत्री हैं, उस बात को फडणवीस साहब ने भी कहा, सही कह रहे हैं आप। इसका मतलब ये दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ये खुद सीरियस नहीं है आरक्षण के बारे में। इनको सिर्फ मनोज जरंगे पाटिल जो है उनका अनशन छुड़ाना था, उसके लिए उन्होंने वो पत्रकार परिषद रखी थी और उसके लिए आज जो भी उनको आश्वासन देना है वो दे के सिर्फ ये अनशन उनको छुड़ाना था। ये आश्वासन पूरा नहीं कर सकते। इसके पहले भी बहुत बार आश्वासन मराठा समाज को मिला है, फिर भी सर 50 से 60 लोगों की तो सुसाइड हुई है महाराष्ट्र में। सिर्फ इस आरक्षण के लिए 50 से 60 लोगों ने सुसाइड, मराठा बांधवों ने सुसाइड किए। उसके बाद भी ये सरकार सिर्फ उनको आश्वासन दे सकती है, क्योंकि टेक्निकली आप देखें या फिर लॉ के दृष्टिकोण से देखें तो ये आरक्षण जब तक केंद्र नहीं फाइनल करेगी तब तक होने वाला नहीं है सर। दुरुस्त बात है योगेश चले जी। दूसरा एक बहुत बड़ा विषय जो आपसे जुड़ा हुआ है, आप लोगों ने जो मुंबई गोवा हाईवे के लिए आंदोलन छेड़ा, राज साहब खुद आए थे, आप लोग सब सीधा रोड पे उतर गए और सब एक जुलूस निकल के इस चीज को हाईलाइट कर दिया। रविंद्र चौहान सरकार ने कहा कि गणपति से पहले 1 लेन विल बी फुली, और जितने मनसे के लीडर्स आते हैं हमारे बजाज साहब के कार्यक्रम में, सबका कहना है कि देखो योगेश चिल्ले जी वही पास रहते हैं, वो पूरे एक इंस्पेक्शन दिखा दिया किस क्वालिटी से बन रहा है, बड़े बड़े गाड़ी इसके ऊपर चढ़ जाएंगे तो वापस रोड खड्डे से भर जाएंगे। स्थिति क्या है चिल्ले साहब? हैज सरकार ने 1 रोड तैयार करके दे पाएंगे इससे पहले, गणपति से पहले? एग्जैक्ट 2 दिन बचे क्या हैं, है? 2 दिन How do बचे। you say? सर एक्चुअली देखा जाए तो गणेशोत्सव के पहले यानी कल उनका ये डेडलाइन जो है वो पूरी होने वाली है। और मैं आज की सिचुएशन आपको बताता हूँ। ये जो रोड है मुंबई गोवा हाईवे, ये 2 भागों में चल रहा है। पहला जो भाग है उसका पहला पार्ट जो है वो है पनवेल से लेके इंदापुर तक, जो लगभग 84 किलोमीटर का है, और दूसरा पार्ट है इंदापुर से लेके सिंधुदुर्ग तक यानी झारप तक है। तो जो पहला पार्ट है उसमें से उन्होंने 84 किलोमीटर में से लगभग उनका 17 किलोमीटर का पैच सिर्फ सिंगल लेन का, मैं बोल रहा हूँ, जो इन्होंने आश्वासन दिया था सिंगल लेन में 17 किलोमीटर का पैच पहले पार्ट में इनका अभी बना नहीं, और दूसरे पार्ट में लगभग 35 किलोमीटर का पैच इनका बना नहीं है। फिर भी ये इतने बेशरम लोग हैं कि भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र चौहान जी के अभिनंदन के बैनर्स लगाए पूरे मुंबई गोवा हाईवे पे। इनको शर्म आनी चाहिए, जबकि आप लगभग 40-45 किलोमीटर का रास्ता अभी तक सिंगल लेन का आपका बना नहीं है। डबल लेन तो छोड़ दीजिए, सिंगल लेन का भी बना नहीं है, जो आश्वासन आपने पूरा किया नहीं है। फिर भी आप उसके बैनर लगा रहे। तो हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमारे कुछ कार्यकर्ता उसी रोड पे मुंबई से गोवा के लिए जो सिंगल लेन जाती है उस पे खड़े हुए और जूम मीटिंग में उन्होंने आज की स्थिति बताई है रास्तों की। लाइव दिखाया कि ये रोड की हालत है। आप किस मुंह से बोल सकते हैं कि हमने सिंगल लेन पूरी की है सर? दूसरी जो बाजू है उसकी डबल लेन, वो तो अभी उन्होंने हाथ भी नहीं लगा। आप आज भी आपके अगर कोई प्रतिनिधि है उस रोड पे भेजेंगे तो आपको वहां पे हम जो सिचुएशन अभी बता रहे हैं वो आपको वहां पे दिखेगी सर। लेकिन ये बड़ा अजीबोगरीब मसला है। मतलब 17 साल हो गए हैं, 15,556 करोड़ रुपए खर्च चुके हैं और अभी तक जो है वो सड़क नहीं बनी है। ये क्या है मतलब? और लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, वो इसको सहन कर रहे हैं।
योगेश तो चले साहब ये क्या है? उनको हमारे महाराष्ट्र के जो कोकण के लोग हैं उनको जगाने के लिए हम 16, 17 और 18 तारीख को अपने कैंपेनिंग और चला रहे हैं। हम पनवेल से लेके मानगांव तक जगह जगह पे मनसे के चाय के स्टॉल लगा रहे हैं। और जहाँ पे बैनर पे, बड़े बैनर पे लिखा रहेगा 17 साल से मुंबई गोवा महामार्ग बना नहीं है फिर भी आप जागे नहीं, एटलीस्ट ये चाय पी के तो आप जाग जाओ। इस तरीके का कैंपेन हम चला रहे हैं ताकि लोगों में उसकी ये रास्ते के बारे में ज्यादा मालूमात हो और वो जग जाए और सरकार के खिलाफ रास्ते पे सर सुबह मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ है इस रोड पे जितने एक्सीडेंट होते हैं उसमें से बहुत कम एक्सीडेंट रिकॉर्ड पे आते हैं। जो एक्सीडेंट रिकॉर्ड पे आते नहीं उनका अगर मैं आपको बताऊं लगभग 18,000 के ऊपर यहाँ पे लोग जख्मी हुए हैं ये रोड पे, ये रास्ते पे, और इनके रिकॉर्ड में है खाली 2 या 2,500 लोगों की मृत्यु हुई जी। ये इनके रिकॉर्ड पे। तो इतना झूठ चल रहा है वहां पे कि आप सोच नहीं सकते। झूठ तो चल ही रहा है। गडकरी जी कुछ और बोल रहे हैं। गडकरी जी बोलते हैं कि एक छोटा सा प्लॉट है जो स्ट्रेच है, उस स्ट्रेच में कुछ लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, बाकी पूरे स्ट्रेच एकदम फर्स्ट क्लास चालू है। नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। गडकरी जी जैसे इतने सीनियर लीडर इस प्रकार से बात करना, ये मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं उसमें। बोलिए सर। गडकरी जी लोगों को झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसका जो पहला पैच है, फर्स्ट पार्ट जो है पनवेल से लेके इंदापुर तक, उसमें एक छोटा पार्ट है, वहां पे डिस्प्यूट चालू है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है इंदापुर से लेके झारप तक, उस पार्ट पे पूरा जमीन अधिग्रहण जो है वो हुआ है। लेकिन वहां पे भी आपने 30-35 किलोमीटर का रोड अभी तक बनाया ही नहीं है। तो जहां पे जमीन अधिग्रहण पूरी हुई है वहां पे भी आपने रोड नहीं बनाया, तो लोगों को आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? गडकरी साहब के बारे में इतना रिस्पेक्ट है महाराष्ट्र में, लेकिन मुंबई गोवा महामार्ग के बारे में गडकरी साहब जब भी बात करते हैं सिर्फ झूठ बात करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। और योगेश चिल्ले साहब, गडकरी जी का यह भी दावा है कि करीबन 35 से 40 किलोमीटर स्ट्रेच तो एक ही दिन का, उनका कहना है कि हम लोग एक दिन में कवर कर लेते हैं। और इतना जबरदस्त काम चल रहा है कि 40 किलोमीटर पर डे, ये इस प्रकार से। तो ये इतने आंदोलन हुआ है, लोग मरे हुए हैं। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा फेस्टिवल गणपति का, वो अब सर पे आया है। तो ये 40 किलोमीटर पर डे जो गडकरी साहब का दावा है कि उसका उनका डिपार्टमेंट कर रहा है, वो भी यहाँ पर फेल है। बिकॉज एक दिन में अगर 40 किलोमीटर बना सकता है तो आपका स्ट्रेस तो पूरा 10 दिन में तो कवर होना चाहिए। हो जाएगा सर। तो ये वापस दिखा रहा है कि ये सरकार से वो होर्डिंग, जैसे रविंद्र चौहान जी होर्डिंग लगा दिया, हो गया काम, हो गया काम। पूरे स्ट्रेच में आप कह रहे हैं कि रविंद्र चौहान जी की होर्डिंग, क्या इनको भी कुछ महसूस नहीं हो रहा कि हमारे होर्डिंग? नहीं सर, होता क्या है, इन्होंने एक आईटी सेल बनाई है, उस आईटी सेल को हर दिन कुछ काम देना पड़ता है। तो अभी फिलहाल इन्होंने मुंबई गोवा हाईवे का काम दिया है, जितना हो सके झूठ बोलो, जितना हो सके झूठ फैलाओ। गडकरी साहब को मैं चैलेंज देता हूँ, अगर उनमें हिम्मत है तो एक नैनो कार लेके मेरे साथ, और उस नैनो गाड़ी में बैठेंगे और पनवेल से लेकर झारप तक मेरे साथ आएंगे और वो खुद बताएंगे कौन सा हिस्सा 40 किलोमीटर का उन्होंने एक दिन में बनाया। योगेश चिल्ले साहब, चलते चलते आप जब 16, 17, 18 तारीख को जब आप अपना नया कैंपेन शुरू करेंगे, हम लोग रहेंगे वहाँ पे। चलते चलते एक सवाल आपसे, और इसके ऊपर राज ठाकरे साहब की जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ। कल हमारे 5 जवान शहीद हो गए, जिसमें से एक कर्नल साहब हैं, एक मेजर साहब हैं, एक डिप्टी एसपी, सारे के सारे बहुत यंग लोग थे। मनप्रीत सिंह जो हमारे कर्नल साहब हैं, पंजाब के, उन 2 बच्चों के बाप हैं। हरियाणा के हमारे मेजर साहब थे, और वो जो डीवाईएसपी साहब हैं उनकी अभी भी शादी हुई है, मतलब श्रीनगर के हैं वो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चलिए ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच होता है, बाकी सब होता है, इंडिया जीत गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या आपको लगता नहीं है कि अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान से हमें कोई रिलेशन रखना ही नहीं है? जब तक के टेररिज्म खत्म नहीं होगा, कोई क्रिकेट नहीं होगी, कोई और खेल नहीं होगा, कोई और कल्चरल एक्सचेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, यू आर अ टेररिस्ट स्टेट एंड यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ टेररिस्ट। योगेश चिल्ले साहब बताएं। सर,
पहली बात तो जो खुद को हिंदुत्व के महामेरु समझते हैं मोदी साहब, वो एक दिन जाके पाकिस्तान में बैठे और वहां के जो पंतप्रधान थे नवाज शरीफ, उनके साथ उन्होंने केक शेयर की। तो ऐसा हिंदुत्व माननीय राज साहब रखते नहीं। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को यहाँ पे ना हम गाना गाने देते हैं, ना यहाँ पे अभिनय करने, एक्टिंग करने देते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वजह से पाकिस्तान के कलाकारों को यहाँ पे हम बिल्कुल स्थान नहीं देते। ये अगर सामना भारत पाकिस्तान का मुंबई में होगा तो आप देखेंगे, या महाराष्ट्र में होगा तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना किस तरीके से रास्ते पे उतरेगी। इसके पहले भी बाला साहब के जो बासिंदे थे, उन्होंने भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ वो रास्ते पे उतरे थे। हम भी बाला साहब के बासिंदे हैं। हमने जो पॉलिटिक्स सीखा है वो माननीय बाला साहब से सीखा है, माननीय राज साहब से सीखा है। जिस दिन पाकिस्तान महाराष्ट्र में खेलने आएगा, आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रास्ते पे नहीं उतरेगी, तो आप देखिए। Right. That is just about it. Yogesh Chille Saab, thank you so much. We got the answer we were looking for. We should take a very consistent stand. जब भी कोई मरता है, जब भी कोई शहीद होता है, उस वक्त सब लोगों में गुस्सा रहता है, हम लोग इस किस्म की बात करते हैं, and then it is business as usual, which is rather sad. And I'm very glad to say Mr. Raj Thakre has always been very, very consistent. राज ठाकरे साहब ने कभी भी अपना स्टैंड इस पर चेंज नहीं किया है। योगेश चिल्ले साहब, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि बॉम्बे गोवा यानी मुंबई गोवा जो हाईवे है, जो 17 साल तक नहीं बनी है, मैं उम्मीद करता हूँ अब तो बन जाए। लोगों को सहूलियत होनी चाहिए, लोगों की पीठ नहीं टूटनी चाहिए, लोगों की रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम हो रही है, सेहत में जो प्रॉब्लम हो रही है, जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है साहब, उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मरने का और एक्सीडेंट का तो रिकॉर्ड है, लेकिन वो बाकी सब सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम जो कॉज कर रही है, उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं रख रहा है, विच इज रियली एंड ट्रूली सैड। वी हैव स्पेंट 15,556 crores on that little highway. We can go to the moon, but we can't construct a proper highway. Now this is shameful. मतलब इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि हम चंद्रयान 3 भेज सकते हैं, चंद्रमा के ऊपर हम लोग लैंड कर सकते हैं, लेकिन एक हाईवे नहीं बना सकते। ये क्या मतलब हो? चलिए योगेश चिल्ले साहब, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय। धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार। You know what? Only Raj Thakre has been very, very consistent, especially with regard to Pakistan and especially with regard to roads and toll nakas. बिल्कुल सर। I hope, because as far as toll is concerned, nobody grudges paying tolls. Tolls are there so that you get proper facilities, you get a proper road. But when you get a road like that, जिसमें खड्डे नहीं खाइयां हैं, तो फिर आदमी टोल क्यों देगा भाई? And I don't understand a very senior and very responsible, respected minister like Gadkari ji. I think that's what he has been briefed. He would never say that otherwise. I know. His bureaucrats have briefed him like that, क्योंकि otherwise Nitin Gadkari साहब would never say something like this. In fact, उन्होंने लास्ट टाइम जब बोला था, जब उनको मुंबई गोवा हाईवे के बारे में कहा गया था, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सका, बाकी सारे काम मैंने कर लिए। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर भाग जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। उन्होंने खुद एडमिट किया था, उन्होंने पता, ही इज़ नॉट द सॉर्ट ऑफ चैप हू एवर टेल्स लाइज। मुझे लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने उनको गलत ब्रीफिंग दी है कि काम हो गया है सर। आई थिंक that's what I think, very frankly, because we hope it is like that. We have known Mr. Gadkari for 30 years, and he has never been a man like that. आज तक उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया है. At the moment with us,